नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे निर्वाचन आयोग। दोस्तों, अभी हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, उसी को देखते हुए आज हम लोगों का टॉपिक है निर्वाचन आयोग। दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बने हैं सभी एग्जामों में लगभग, और इस व्हाइट बोर्ड पर जहाँ से भी प्रश्न बनता है लगभग हमने सभी बिंदुओं को कवर कर लिया है। अगर इतना वीडियो देख लिया तो मान के चलिए निर्वाचन आयोग समाप्त यहीं से, यानी इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। 15 मिनट का वीडियो और पूरा एक आयोग समाप्त। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं निर्वाचन आयोग। दोस्तों, निर्वाचन आयोग दोस्तों हमारे संविधान के भाग 15 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला प्रश्न दोस्तों यहीं से बन जाता है कि भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस भाग में है। एक प्रश्न हमारा क्लियर, यानी दोस्तों भाग 15 में उल्लेखित है। दूसरा प्रश्न बनता है दोस्तों कि यह किस अनुच्छेद के तहत यानी किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक। दूसरा प्रश्न हमारा कंप्लीट, यानी हमने अभी निर्वाचन आयोग को पढ़ा नहीं पूरा, लेकिन हमारा 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया कि यह किस भाग में है और यह किस अनुच्छेद में है। लेकिन दोस्तों आज की परीक्षाओं का जो ट्रेंड है वो बदल चुका है। अब सीधा सीधा ऐसे प्रश्नों को ना दे करके इसे घुमा फिरा के पूछता है। क्वेश्चन सरल रहेगा लेकिन उसका ऑप्शन इतना कठिन रख देंगे कि लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले चुनाव आयोग का जो गठन हुआ दोस्तों वो 25 जनवरी 1950। अब दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न उठा कि हमारा संविधान तो 1949 में ही बनकर तैयार हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950, लेकिन इसका गठन 25 जनवरी 1950 को कैसे हो गया। दोस्तों इसका उल्लेख यानी 1950 के पहले कर दिया गया था, लेकिन ये लागू किया गया 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। और दोस्तों 25 जनवरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, इसे मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ से हमारा और प्रश्न क्लियर हो गया कि निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को, और 25 जनवरी के दिन कौन सा दिवस होता है। तो दोस्तों वो होता है मतदान दिवस। मतदान दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट दोस्तों। ये जो निर्वाचन आयोग बना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को, यानी इस डेट से लेकर के लगभग 1989 तक दोस्तों यह एक सदस्य आयोग होता था, यानी इसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था और कोई नहीं होता था 1989 तक। लेकिन 1989 के बाद इसके प्रावधानों में कुछ संशोधन किया गया। संशोधन सबसे पहले दिनेश गोस्वामी एक चुनाव आयोग गठित हुआ। उस आयोग का नाम दिनेश गोस्वामी समिति रखा गया, जो 1990 ईस्वी में स्थापित किया गया। उसके तहत निर्वाचन आयोग को 3 सदस्य बनाया गया। लेकिन दोस्तों ये तुरंत ही सर्वोच्च न्यायालय में चला जाता है। ये मैटर सर्वोच्च न्यायालय में मैटर जाने की वजह से इसको यानी 1 से अधिक सदस्यों को बढ़ाने में इसको लगभग 3 वर्ष और लग जाते हैं। यानी दोस्तों अक्टूबर 1993 में इसे 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, ये किस समिति के अनुशंसा पे हुआ। तो दोस्तों दिनेश गोस्वामी समिति 1990 के तहत हो जाना चाहिए था 90 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने की वजह से ये दोस्तों 1993 ईस्वी में लागू हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है।
दोस्तों अस्थायी संवैधानिक निकाय का मतलब ये हुआ कि हमारे संविधान में ये उल्लेखित है भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 ईस्वी तक। आगे देखते हैं दोस्तों, नियुक्ति इसकी दोस्तों राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो अपनी इच्छा से नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यानी मंत्रिपरिषद सलाह देगा कि इस व्यक्ति को चुनाव आयुक्त तो बनाया जाए, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसे बना दिया जाएगा, उसे बना देगा। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसकी योग्यता लिखा नहीं है दोस्तों, योग्यता यानी चुनाव आयोग की योग्यता क्या है। तो दोस्तों संविधान में योग्यता से संबंधित कोई भी बातें नहीं लिखी गई हैं। ओके, आगे देखते हैं इसका कार्यकाल। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ओके, और उसके नीचे के जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका जो 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी होगा पहले, उनका कार्यकाल इतना तक होगा। या तो वो 6 वर्ष तक करेंगे या तो 62 वर्ष की उम्र तक करेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नीचे के जो 2 हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के बराबर होते हैं और इनका वेतन और भत्ता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनके वेतन का जो व्यवस्था किया गया है, इनका वेतन किस निधि से दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों निर्वाचन आयुक्त का जो वेतन देने की व्यवस्था है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और इसको हटाने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत, वैसे ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए केवल महाभियोग ही ऐसी प्रक्रिया है, इसी के माध्यम से वो हटाया जा सकता है। ओके, यानी अपने कार्यकाल के पहले ही। आगे देखते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसमें हमने दोस्तों नंबरिंग की है, जो मोस्ट है उनको देखते हैं। ये दोस्तों निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, यह दोस्तों 1952 में, यानी कह सकते हैं कि 1952 ईस्वी में परिसीमन आयोग अधिनियम पारित हुआ। 1952 ईस्वी में परिसीमन का मतलब ये है दोस्तों कि जनगणना के बाद यानी प्रत्येक 10 वर्षों पर चुनाव आयोग परिसीमन यानी जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्रों का बंटवारा करेगा और वो जनगणना के ही आधार पर करेगा। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या 5 लाख है और जनगणना होने के बाद वो 10 लाख हो गई, तो वहाँ पर दोस्तों पहले 1 सीट थी, अब उसको 2 सीट करना पड़ेगा। तो यानी दोस्तों जनगणना के बाद ही परिसीमन होता है। आगे देखते हैं, इसमें लिखा है दोस्तों प्रत्येक 10 वर्षों पर चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना होता है। आगे देखते हैं, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। आगे देखते हैं दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 82 में संशोधन कर परिसीमन पर सन 2000 ईस्वी तक रोक लगा दी गई। सन 2000 ईस्वी तक दोस्तों बात हो रही है, 2000 ईस्वी तक रोक लगा दी गई, लेकिन उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन हुआ। क्योंकि दोस्तों आगे देखते हैं, समझ में आ जाएगा। 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 के 3 में संशोधन किया गया। इसमें 2026 तक लोकसभा व विधानसभा की सीटों में कोई वृद्धि या कमी नहीं होगा। यानी ये दोस्तों कि 2026 ईस्वी तक जितनी भी विधानसभा सीटें हैं राज्यों की या लोकसभा सीटें जो हैं वो उतने की उतने, यानी 552 है, 545 में जो चुनाव होता है उतना ही रहेगा, न तो घटेगा न तो बढ़ेगा। ओके, आगे देखते हैं परिसीमन आयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी परिसीमन आयोग जो कह देगा, जो क्षेत्र बना देगा, उस पे न्यायालय नहीं जाया जा सकता। न्यायालय में यानी कह सकते हैं कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जो कह दिया वो लकीर हो गई, यानी आदेशों की किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और दोस्तों अब तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब तक कुल
4 परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, जो सबसे पहले 1952 ईस्वी में, उसके बाद 1962 ईस्वी में, उसके बाद 1973 ईस्वी में, उसके बाद 2002 ईस्वी में। हमने अभी इसके ऊपर बताया कि 2000 ईस्वी तक रोक लगाई गई थी 42वां संविधान संशोधन तक, लेकिन 2000 के बाद इसे सन 2000 ईस्वी में नए परिसीमन आयोग का गठन हुआ, क्योंकि 2001 ईस्वी में जनगणना हुई थी। उसके जस्ट बाद ही परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों इसके कार्यों में। मतदाता सूची को तैयार करना निर्वाचन आयोग का ये मुख्य जिम्मा होता है कि मतदाता सूची को तैयार किया जाता है। उसके बाद दोस्तों राजनीतिक दलों को मान्यता देना, जितने भी राजनीतिक दल हैं मान्यता देना है दोस्तों, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे क्षेत्रीय हो। आगे देखते हैं, और इसी में दोस्तों चुनाव चिन्हों को भी प्रदान किया जाता है, यानी चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह भी प्रदान करेगा उन पार्टियों को जिनको वो मान्यता देगा। और निर्वाचन का संचालन करना, जहां भी निर्वाचन होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होगी। आगे देखते हैं, चुनाव भी रद्द करवाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। मान लीजिए कहीं बलवा वगैरह हो गया, हिंसा हो गया, तो वहां का चुनाव और रद्द करवा सकता है। और दोस्तों उपचुनाव करवाने की जिम्मेदारी होती है। मान लीजिए कहीं कोई मर गया या सीटें खाली हो गई, तो वहां पे उपचुनाव किया जाता है। और दोस्तों उम्मीदवारों को आयोग भी ठहराया जाता है। वो अगर अपनी संपत्तियों का ब्यौरा नहीं देता तो उसे आयोग ठहरा, ये एक ही पॉइंट नहीं है, और बहुत सारे पॉइंटेड है कि उम्मीदवारों को आयोग ठहरा सकता है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने की शर्तें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पार्टी है वो राष्ट्रीय दल का दर्जा पाना चाहता है तो उसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। उन शर्तों को देखते हैं दोस्तों। ये लिखा गया है, किसी 4 राज्यों में, कोई भी राज्य हो, मान लीजिए एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, यानी किसी 4 राज्यों में वैध मतों का, कोई भी पार्टी हो, वैध मतों का लगभग 6% पाना जरूरी होता है। यानी जितने भी वोट वहां पे पड़े हैं, मान लीजिए 100 वोट पड़े हैं तो 100 वोट का 6%, यानी 6% पाना जरूरी है पूरे मतों का। ओके, तब वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा उसको। और विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतना जरूरी होता है। और लोकसभा में 2% सीटें हों और यह कम से कम 3 राज्यों में हासिल की गई हो। ये दोस्तों राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए ये मेन शर्तें हैं। और दोस्तों देखते हैं कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। तो राष्ट्रीय पार्टियां दोस्तों 7 हैं वर्तमान में, जैसे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये सभी दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी हैं। यहाँ से प्रश्न बनता नहीं, केवल जानकारी हासिल करे रहिए बस। और अगर क्षेत्रीय पार्टियों की बात की जाएगी दोस्तों तो लगभग 50-60 क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो एग्जाम की दृष्टि से जरूरी नहीं है। ओके, और देखते हैं दोस्तों चुनाव सुधार से संबंधित कुछ आयोगों का गठन किया गया। अभी हमने बोला था कि 3 सदस्यीय आयोग का जब गठन हुआ था तो दिनेश गोस्वामी समिति के तहत हुआ था। तो वैसे ही चुनाव सुधार से संबंधित कुछ समितियां हैं दोस्तों। तो सबसे पहली समिति जो है दोस्तों ओके संथानम समिति है, ये 1964 ईस्वी में। उसके बाद तारकुंडे समिति 1974 ईस्वी में। उसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति 1990 ईस्वी में। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं आगे, बोहरा समिति 1993, इंद्रजीत गुप्त समिति 1998, यानी दोस्तों कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 लगभग 5 समितियां चुनाव सुधार से संबंधित गठित की जा चुकी हैं अब तक। आगे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों यहाँ से बहुत बार बना है कि प्रथम बार ईवीएम का प्रयोग करने वाला वो कौन सा राज्य है। तो दोस्तों केरला वो प्रथम राज्य है जिसने ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। ये दोस्तों 1982 ईस्वी में किया गया, कुछ क्षेत्रों में किया गया केरला के, लेकिन उसके बाद पूर्ण रूप से ईवीएम से जो वोटिंग हुई वो पहला राज्य गोवा है दोस्तों, जो 2004 ईस्वी में पूरे जो 40-42 सीटें हैं गोवा की, उन सभी पे ईवीएम से वोटिंग हुई थी, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा। और दोस्तों प्रथम चुनाव आयुक्त दोस्तों सुकुमार सेन हैं। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में
कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो दोस्तों सुकुमार सेन है। और दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 23वें है वर्तमान चुनाव आयुक्त दोस्तों सुनील अरोड़ा जी हैं, 23वें हैं। और दोस्तों चुनाव आयोग के मुख्य कार्यों में जो होता है वो आम चुनाव करवाना, यानी 5 वर्षों पर लगभग सभी राज्यों में या मान लीजिए केंद्र में 5 साल यानी लोकसभा हो या विधानसभा हो, इसकी जो समय है वो 5 वर्ष है। 5 वर्षों पर आम चुनाव होता है। और दोस्तों मध्यावधि भी चुनाव किया जाता है। मध्यावधि का मतलब दोस्तों ये हुआ कि मान लीजिए 5 साल का कार्यकाल है और 2 ही साल चला, उसके बाद सरकार गिर गई, तो वहाँ पर तुरंत मध्यावधि चुनाव किया जाता है। और दोस्तों उपचुनाव, यानी किसी की मृत्यु हो गई है और वो सीटें खाली हो गई हैं, तो वहाँ पे उन सीटों को भरने के लिए उपचुनाव का आयोजन करते हैं। ओके। और दोस्तों देखते हैं निर्वाचन प्रक्रिया। यहाँ से एक दोस्तों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होता है कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की गई है। और दोस्तों राष्ट्रपति की उद्घोषणा से यह होता है। इसे चुनाव अधिसूचना भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये दोस्तों कि चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो वो दोस्तों राष्ट्रपति होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑप्शन में दे देगा राष्ट्रपति या चुनाव आयोग, तो लड़के क्या करते हैं, सभी चुनाव आयोग को मार के चले आते हैं। तो दोस्तों चुनाव की जो अधिसूचना जारी किया जाता है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जारी किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में आ चुका है कि चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो राष्ट्रपति महोदय। ओके। और देखते हैं दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा दोस्तों मतदान की आयु जो पहले 21 वर्ष हुआ करती थी वो अब दोस्तों 18 वर्ष कर दिया गया है। यानी भारत का वो सभी नागरिक जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है वो अपने मत का प्रयोग कर सकता है। वो दोस्तों 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ओके दोस्तों, हमें लगता है निर्वाचन आयोग से संबंधित जितनी भी फैक्ट्स थे लगभग सभी हमने कवर कर लिया है। बस अगर इतना 15-20 मिनट का वीडियो अगर हम लोग 2 बार दोहरा लें तो हमारा निर्वाचन आयोग समाप्त हो जाएगा। ओके दोस्तों, आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। नमस्कार।